फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी एज फ्लिक। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम अपने यूपीएससी प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज डिस्कस कर रहे थे, जिसमें आज हमारा टेस्ट 2 चलने वाला है, जो कि बेस्ड है वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे, वर्किंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे। ठीक है, इससे पहले फ्रेंड्स हम अपना टेस्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने 4 वीडियोज़ की थी। हर एक वीडियोज़ में 25 क्वेश्चन थे। तो फ्रेंड्स, आज हम अपने नेक्स्ट टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है ना, उसके रिस्पेक्ट में कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं जिनको हमको पढ़ना है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है फ्रेंड्स, द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज द साइज ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द रैंकिंग ऑफ मिनिस्टर्स। मतलब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो साइज होता है ना स्टेट काउंसिल का, वो मेंशन किया गया है, और रैंकिंग और मिनिस्टर की रैंकिंग भी मेंशन की गई है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन से फ्रेंड दे रखा है, द एडवाइस टेंडर्ड बाय द मिनिस्टर टू द गवर्नर शैल नॉट बी इंक्वायर्ड इनटू एनी कोर्ट। इसमें बोला गया है जो एडवाइस देती है मिनिस्टर्स, जो देते हैं गवर्नर को एडवाइस, वो कहीं पर भी हम लोग किसी भी कोर्ट में हम लोग को चैलेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसमें फ्रेंड्स हमसे करेक्ट आंसर पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन में दे रखा है 1 ओनली, दूसरा दे रखा है 2 ओनली, तीसरा दे रखा है बोथ 1 एंड 2, और चौथा दे रखा है नाइदर 1 नॉट। ठीक है, तो फ्रेंड्स का आप आंसर फाइंड आउट कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो पहला ऑप्शन दे रखा है ना कि द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज द साइज इन स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है कि साइज और स्टेट साइज और रैंकिंग क्या होती है मिनिस्टर की। ठीक है फ्रेंड्स, 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, उसके अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि 15% होना चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो साइज है। ठीक है, इसके अलावा इसमें मतलब इसके अलावा 12 से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन डिसाइड कौन करेगा, डिसाइड करेंगे हमारे चीफ मिनिस्टर। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी बात नहीं कही गई है, ये किस पे छोड़ दिया गया है, ये छोड़ दिया गया चीफ मिनिस्टर्स पे, इसलिए ये वाली बात हमारी गलत हो गई। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए सेकंड ऑप्शन क्या क्या रखा है। सेकंड ऑप्शन में ये दे रखा है कि मिनिस्टर की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो एडवाइस है ना गवर्नर को, वो कोई भी किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं की जा सकती है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर गवर्नर को क्या सलाह दे रही है, ये हम किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा ऑप्शन सही हो गया फ्रेंड्स में बी। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है उसके रिस्पेक्ट में कुछ इसमें स्टेटमेंट दे रखे हैं जिनको हमको पढ़ना है। पहला स्टेटमेंट इसमें फ्रेंड्स दे रखा है, फर्स्ट, द कमेटी वॉज सेट अप अंडर द प्रोविजंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। पहला ऑप्शन में दे रखा है जो हमारी कमेटी है ना, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंडर क्या होती है, डेवलप जो सेटअप होती है। ठीक है, सेकंड इसमें दे रखा है कि द स्पीकर इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द कमेटी। जो स्पीकर होता है वो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होता है इसका। एंड थर्ड दे रखा है, अ मिनिस्टर कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ द कमेटी। को मिनिस्टर कभी भी मतलब कमेटी का मेंबर नहीं बन सकता। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें देखिए, सॉरी, इसमें फ्रेंड्स से पूछा गया कौन सा नॉट करेक्ट है, तो पूछा गया कौन सा नॉट करेक्ट है। ठीक है, कौन सा सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन में दे रखा है फ्रेंड्स 1 ओनली, दूसरा दे रखा है 2 एंड 3 ओनली, तीसरा दे रखा है 1 एंड 2 ओनली, एंड चौथा दे रखा है 2 ओनली। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको बताना है, आपको ध्यान रखना नॉट करेक्ट पूछा है आपसे, आप याद रखना नॉट करेक्ट पूछा है। ठीक है, तो आप इसका आंसर फाइंड आउट कीजिए फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, इसमें ये पहला क्वेश्चन इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है ना कि जो हमारी कमेटी सेटअप होती है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंडर डेवलप सेटअप होती है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि ये हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 के अंदर ही सेटअप होती है। ठीक है, तो ये वाली बात सही होगी हमारी। दूसरा इसमें दे रखा कि स्पीकर होता है इसका एक्स ऑफिशियल चेयरमैन। तो फ्रेंड्स, ये बात गलत है, क्योंकि स्पीकर एक्स ऑफिशियल चेयरमैन नहीं होता है, लेकिन जो चेयरमैन होता है ना उसको स्पीकर ही अपॉइंट करते हैं। ठीक है, तो स्पीकर अपॉइंट करते हैं, लेकिन स्पीकर चेयरमैन नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये बात गलत होगी हमारी। अब थर्ड इसमें देखते हैं फ्रेंड्स क्या बोल रखा है कि मिनिस्टर कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ द कमेटी। जो मिनिस्टर वो कभी भी मेंबर नहीं बन सकते। तो फ्रेंड्स, ये बात सही है। तो ये बात हमारी क्या है, सही है कि मिनिस्टर कभी भी हमारे जो है वो कमेटी के मेंबर नहीं होते हैं। ठीक है, तो उसमें देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, हमारा सेकंड वाला गलत है, तो हम लोग को इसमें डी वाला ही हमारा आंसर होगा, क्योंकि इसमें हमसे पूछा गया था कि नॉट करेक्ट कौन सा है। ठीक है, अब फ्रेंड्स थर्ड क्वेश्चन में मूव करते हैं हम अपने। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के रिस्पेक्ट में उसमें कुछ स्टेटमेंट दे रखी हैं। पहला स्टेटमेंट क्या दे रखा है, द एडवाइस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन एनी डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ द एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। इसमें बोला गया कि जब भी कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी होती है ना, तो उसके रेस्पेक्ट में जो भी सुप्रीम कोर्ट क्या कहते हैं जो एडवाइस देगा प्रेसिडेंट को, वो बाइंडिंग नहीं होगी। सेकंड में दे रखा है, द कोर्ट मस्ट टेंडर इट्स ओपिनियन टू द प्रेसिडेंट इफ ही और शी रेफर्स मैटर रिलेटेड टू एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। में सेकंड ये दे रखा है कि अगर प्रेसिडेंट कोई भी जो मैटर है वो रेफर करते हैं सुप्रीम कोर्ट को, जो कि पब्लिक इंपॉर्टेंस का होगा, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस देनी ही पड़ेगी। ठीक है, सो मस्ट बोला गया, मस्ट का मतलब क्या, देनी ही पड़ेगी, अगर वो चाहे भी ना तो भी उसे देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें हमसे फ्रेंड पूछा जा रहा है कि करेक्ट कौन सा है। ठीक है, पहला ऑप्शन दे रखा है 1 ओनली, दूसरा दे रखा है सेकंड ओनली, तीसरा दे रखा है बोथ 1 एंड 2, और डी रखा है नाइदर 1 नॉट 2। तो फ्रेंड्स बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है।
देखिए फ्रेंड्स, इसमें पहला ऑप्शन जो दे रखा है ना कि जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी होती है वो बाइंडिंग नहीं होती है प्रेसिडेंट पे। अगर उसमें सुप्रीम कोर्ट कोई एडवाइस देता है तो ये बात बिल्कुल सही है कि वो एडवाइस दे सकता है, लेकिन वो बाइंडिंग नहीं होती प्रेसिडेंट पे। अगर प्रेसिडेंट चाहे तो उसको मान सकता है और चाहे तो नहीं मान सकता, ठीक है। सेकंड ऑप्शन इसमें दे रखा है कि उसको जो मतलब पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर होते हैं, अगर प्रेसिडेंट उसको रेफर करता है तो प्रेसिडेंट को उसमें सलाह देनी ही पड़ेगी, तो ये बात बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। अगर वो चाहे तो उसको मना भी कर सकता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हमारे सही हो गया? इसमें ऑप्शन सही हो गया हमारा 1 ओनली, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं फ्रेंड्स हम अपने। फोर्थ क्वेश्चन फ्रेंड्स में दे रखा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूनियन मिनिस्टर। यूनियन मिनिस्टर के रेस्पेक्ट में इसमें कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहला स्टेटमेंट में दे रखा है फ्रेंड्स, अ पर्सन कैन नॉट बिकम अ मिनिस्टर विदाउट बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जो कोई भी पर्सन है ना जो मिनिस्टर बनना चाहता है, वो जब तक मिनिस्टर नहीं बन सकता जब तक वो MP ना हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ना हो, ठीक है। सेकंड इसमें दे रखा है, द सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ मिनिस्टर आर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो सैलरीज होती हैं, अलाउंसेज होती है मिनिस्टर के लिए, वो मेंशन किए गए कॉन्स्टिट्यूशन में। इसमें हमसे पूछा जा रहा है करेक्ट क्या है। इसमें पहला है ऑप्शन है हमारा 1 ओनली, दूसरा है 2 ओनली, तीसरा है बोथ 1 and 2 है, चौथा दे रखा है नाइदर 1 nor 2। तो फ्रेंड्स का आंसर फाइंड आउट कीजिए आप। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन जो दे रखा है ना कि कोई भी पर्सन है अगर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है तो वो मिनिस्टर नहीं बन सकता, ये बात गलत है। क्योंकि कोई भी पर्सन है ना अगर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है और अगर वो मिनिस्टर बन जाता है तो उसको 6 महीने के अंदर मेंबरशिप लेनी पड़ती है, लेकिन वो मिनिस्टर बन सकता है, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम कितने टाइम तक रह सकता है? वो 6 महीने तक रह सकता है, ठीक है, बिना मेंबरशिप लिए, ठीक है। इसके अलावा सेकंड इसमें दे रखा है कि सैलरी और अलाउंसेस कॉन्स्टिट्यूशन में फिक्स होते हैं, तो नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन फिक्स नहीं होते, पार्लियामेंट इसे टाइम बाय टाइम डिसाइड करती है, ठीक है। तो हमारा सेकंड भी गलत हो गया, तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया? इसमें हमारा सही हो गया नाइदर 1 nor 2 वाला, ठीक है। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं हम अपने। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू वाइस प्रेसिडेंट रोल्स एज चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। इसमें बोला गया जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ना वो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, तो उनके रेस्पेक्ट में कुछ बातें कही गई हैं, ठीक है। पहला इसमें दे रखा है, ही इज द फाइनल अथॉरिटी ऑन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द रूल्स ऑफ प्रोसीजर फॉर ऑल हाउस रिलेटेड मैटर्स। मतलब इसमें बोला गया है कि जो भी हाउस रिलेटेड मैटर होंगे ना उसमें फाइनल अथॉरिटी कौन होगी? फाइनल अथॉरिटी हमारे होंगे वाइस प्रेसिडेंट, यानी चेयरमैन होंगे राज्यसभा के, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन का मैटर हो, चाहे रूल्स ऑफ प्रोसीजर की बात हो, ठीक है। सेकंड इसमें दे रखा है, हिज रूलिंग कॉन्स्टिट्यूट प्रेसिडेंट्स विच आर अ बाइंडिंग नेचर। इसमें बोला गया है जो उसकी रूलिंग होंगी ना वो बाइंडिंग नेचर की होगी। और थर्ड इसमें दे रखा है कि ही डिटरमाइंस वेदर अ राज्यसभा मेंबर स्टैंड्स टू बी डिस्क्वालीफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। जो ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन होता है ना उसके केस में यही डिसाइड करेंगे कि कोई भी मेंबर डिस्क्वालीफाइड है या नहीं। तो फ्रेंड्स में हमारे ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें पूछा जा रहा है हमसे करेक्ट क्या है, ठीक है। इसमें ये दे रखा है 1 ओनली, दूसरा सेकंड दे रखा है 2 and 3, तीसरा दे रखा है 1 and 3 ओनली, डी दे रखा है 1 2 and 3, ठीक है। इसमें आपको फ्रेंड्स अपना आपको आंसर बताना है सही आंसर कौन सा है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स में दोनों इसमें तीनों ही बातें सही कही गई हैं। कैसे? जो हमारे जो कहते हैं जो भी रूल्स की हाउस में जो भी रूलिंग चलती है ना उस टाइम पे जो फाइनल अथॉरिटी होते हैं वो चेयरमैन ही होते हैं, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन की बात हो चाहे रूल्स ऑफ प्रोसीजर के इंटरप्रिटेशन की बात हो, ठीक है। सिग्नल में दे रखा है कि उनकी रूलिंग को कहीं पर वो उनकी रूलिंग जो होती है बाइंडिंग नेचर की होती है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि उनकी रूलिंग होती है वो बाइंडिंग नेचर की होती है, ठीक है। थर्ड इसमें दे रखा है कि राज्यसभा में जो भी डिफेक्शन का लॉ होगा उसको कौन डिटरमाइन करेगा कि मेंबर डिस्क्वालीफाइड है या नहीं, तो वो भी हमारे कौन करेंगे? चेयरमैन करेंगे। राज्यसभा में चेयरमैन करते हैं और लोकसभा में कौन करता है? स्पीकर करता है, ठीक है। और वही फाइनल अथॉरिटी होते हैं कि वो सही है या नहीं। हाँ, उसके बाद उसका जुडिशियल रिव्यू हो जाता है कि अगर वो सही है या नहीं, लेकिन उससे पहले क्या होता है? उससे पहले चेयरमैन और जो स्पीकर होते हैं लोकसभा में, चेयरमैन तो राज्यसभा में, वही फाइनल अथॉरिटी होते हैं कि कोई पर्सन डिस्क्वालीफाइड है या नहीं उसके मेंशन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम मूव करते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा सही हो गया फ्रेंड्स? ऑप्शन सही हो गया हमारा डी वाला, ठीक है। 1 2 and 3 तीनों सही है इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं फ्रेंड्स। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा ड्राइव्स हिज पावर एंड ड्यूटीज फ्रॉम। जो हमारे स्पीकर है ना लोकसभा का, वो किन किन चीज़ों से पावर प्राप्त, मतलब उसको किन किन चीज़ों से अथॉरिटी मिलती है, पावर मिलती है? पहला इसमें दे रखा कॉन्स्टिट्यूशन से, दूसरा दे रखा रूल्स ऑफ प्रोसीजर होता है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस होता है जो कि लोकसभा का होता है, ठीक है। और थर्ड इसमें दे रखा पार्लियामेंट्री कन्वेंशन होते हैं उनके थ्रू, ठीक है। ऑप्शन देखिए मैं इसमें पूछा जा रहा है हमसे करेक्ट कौन सा, ठीक है। इसमें दे रखा है ए फर्स्ट ओनली, दूसरा दे रखा है बी सेकंड ओनली, सी दे रखा है 2 and 3 ओनली, डी दे रखा है 1 2 and 3। देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो स्पीकर होता है ना उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से भी अथॉरिटी मिलती है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर वो होती है जो कि लोकसभा की उससे भी मिलती है, और पार्लियामेंट्री कन्वेंशन से भी मिलती है, ठीक है। तो तीनों ऑप्शन इसमें सही है, तो इसमें ऑप्शन सही हो गया डी 1 2 and 3 ओनली, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू पेस्टिसाइड्स इन इंडिया। जो पेस्टिसाइड्स होते हैं ना इंडिया में उसके रिस्पेक्ट में कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहला स्टेटमेंट इसमें दे रखा है फ्रेंड्स, पेस्टिसाइड्स इन इंडिया आर रेगुलेटेड अंडर द इंसेक्टिसाइड्स एक्ट 1968। जो हमारा जो पेस्टिसाइड्स है ना वो इस एक्ट के अंतर्गत क्या होते हैं? इस एक्ट के अंतर्गत रेगुलेट होते हैं, ठीक है। सेकंड इसमें दे रखा है द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स इज बैंड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। जो यूज है ना पेस्टिसाइड का वो बैन कर दिया गया किसने? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स ने, ठीक है। और थर्ड इसमें दे रखा है पेस्टिसाइड्स इन इंडिया कैन नॉट बी एडवर्टाइज एंड प्रमोटेड। जो पेस्टिसाइड होते हैं ना उनको कहीं
पर भी क्या प्रमोट नहीं किया जा सकता है, ठीक है, और एडवर्टाइज नहीं किया जा सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स हमें कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, देखो इसमें दे रखा है, हमसे पूछा गया करेक्ट कौन सा है, ठीक है। ए दे रखा है 1 ओनली, बी दे रखा है 1 and 3 ओनली, सी दे रखा है 2 and 3 ओनली, एंड डी दे रखा है 1 2 and 3 ओनली। तो फ्रेंड्स में आपका आंसर फाइंड आउट कीजिए आप। देखिए फ्रेंड्स में पहला ऑप्शन दे रखा है कि हमारे ये पेस्टिसाइड्स जो होते हैं वो इंसेक्टिसाइड्स एक्ट 1968 के अंदर रेगुलेट होते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है कि हाँ इसी रूल के अंतर्गत क्या होता है, रेगुलेट होते हैं, ठीक है। और सेकंड इसमें दे रखा है फ्रेंड्स, ये जो यूज़ है ना पेस्टिसाइड का वो बैन कर दिया गया, किसने बैन किया, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। तो ये बात गलत है फ्रेंड्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स नहीं है इस केस में, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है। कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। एक अनुपम वर्मा कमेटी थी, उन्होंने बताया था कि कुछ पेस्टिसाइड्स हैं जो कि हमारे लिए मतलब बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो रहे हैं, तो उनको हमको बैन कर देना चाहिए। तो इस तरीके से 18 जो हमारे 18 पेस्टिसाइड्स उनको बैन कर दिया गया, ठीक है। तो इसमें इसमें याद रखना फ्रेंड्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स नहीं है, इसमें है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ठीक है। तो सेकंड गलत हो गया हमारा। और थर्ड इसमें दे रखा है कि पेस्टिसाइड को कहीं पर भी एडवर्टाइज नहीं किया जाता, प्रमोट नहीं किया जाता, तो ये बात भी गलत है। हम लोग पेस्टिसाइड को एडवर्टाइज भी कर सकते हैं और प्रमोट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो गया फ्रेंड्स ए 1 ओनली, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड। जो कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड होता है ना उसके रेस्पेक्ट में कुछ बातें कही गई हैं। पहला इसमें दे रखा है कि इट इज़ द रिजर्व फंड क्रिएटेड बाय द स्टेट्स विद आरबीआई एज अ बफर फॉर रीपेमेंट ऑफ हिज देयर लाइबिलिटीज़। जो हमारा रीपेमेंट मतलब जो लाइबिलिटीज़ होती है ना जो कि बैंक्स की होती हैं आरबीआई के साथ में, तो उसको मेंटेन करने के लिए ये वाला फंड क्रिएट किया जाता है, ठीक है। सेकंड इसमें दे रखा है दिस फंड इज मेंटेन इन द public account and is not be used to in for any other purpose except for the redemption of loans। इसमें ये बोला गया है कि इसमें ये बताया गया कि दिस फंड, ये वाला फंड जो है ना वो कहीं पर वो मतलब पब्लिक अकाउंट में मेंटेन होता है और इज़ नॉट यूज्ड टू बी यूज्ड बाय एनी अदर। इसके अलावा ऐसे किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता, जिसमें हम लोग मतलब जिसमें इसको लोन दिया गया है, जिस चीज़ का लोन दिया गया केवल उसी में यूज़ होता है, इसके अलावा किसी और चीज़ में यूज़ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स का आप आंसर फाइंड आउट कीजिए। इसमें पूछा जा रहा है हमसे करेक्ट गया है। पहला दे रखा है इसमें हमें 1 ओनली, दूसरा दे रखा है बी ओनली, तीसरा दे रखा है बोथ 1 and 2 और दे रखा है नाइदर 1 nor 2। तो फ्रेंड्स का आंसर निकालिए आप। देखिए फ्रेंड्स पहली बात जो बोली गई ना कि रिजर्व होता है जो कि हमारी बैंक की लाइबिलिटीज़ होती हैं आरबीआई के साथ में, उसको रीपेमेंट करने के लिए होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड होता है ना वो एक मतलब क्या होता है, एक रीपेमेंट की वो होती है, प्रोसेस होती है कि उसमें हम लोग एक मतलब एक रिजर्व फंड क्रिएट कर देते हैं कि अगर कोई भी लाइबिलिटीज़ बकाया रह जाती है तो उससे आरबीआई उसको कवर कर लेता है, ठीक है। सेकंड इसमें दे रखा है कि ये फंड जिस चीज़ में दिया जाता है उसी के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी हो गया फ्रेंड सी बोथ 1 and 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड मूव करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड ऑफ क्रेडिट। जो बोर्ड ऑफ क्रेडिट होता है ना उसके रेस्पेक्ट में कुछ बातें कही गई हैं। पहला दे रखा है इट इज़ ग्रांटेड फॉर मीटिंग एन अनएक्सपेक्टेड डिमांड अपॉन द रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। ये एक ऐसा फंड मतलब ये एक ऐसा चीज़ होती है जिसमें जब भी कोई इमरजेंसी पड़ती है मतलब जो कि अनएक्सपेक्टेड डिमांड होती है उसको पूरा करने के लिए किया जाता है, ठीक है। और सेकंड इसमें दे रखा है इट इज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रांट एंड द डिटेल्स ऑफ द डिमांड आर नॉट ऑर्डिनरी गिवन इन टू बजट। मतलब इसमें बोला गया कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेज होता है जिसमें ऑर्डर मतलब जिसकी जो बात होती है वो बजट में नहीं कही गई होती है, ठीक है। इसमें ऑप्शन देखिए फ्रेंड क्या पूछा जा रहा है हमसे, इसमें पूछा जा रहा है करेक्ट क्या है, ठीक है। पहला दे रखा है 1 ओनली, दूसरा दे रखा है 2 ओनली, तीसरा दे रखा है बोथ 1 and 2 और चौथा दे रखा है नाइदर 1 nor 2। तो फ्रेंड्स का आंसर निकालिए आप। देखिए फ्रेंड्स ये बात बिल्कुल सही कह गई है कि क्या होता है, ऐसा ग्रांटेड होता है जिसको अनएक्सपेक्टेड डिमांड के लिए पूरा किया जाता है। इसके लिए मान लो कि ऐसी डिमांड आ गई जो कि अनएक्सपेक्टेड थी तो उस टाइम पर इसका अलोकेशन होता है, ठीक है। और सेकंड ऑप्शन इसमें दे रखा है कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रांट होती है जिसकी जो चीज़ें होती है बजट में मेंशन नहीं होती। तो फ्रेंड्स आपको पता है अनएक्सपेक्टेड है तो उसकी बजट में मेंशन कैसे हो जाएगी, अगर एक्सपेक्ट होता तभी तो बजट में मेंशन कर पाती है हम उसे। तो इसलिए दोनों बातें सही हैं इसकी, ठीक है। इसमें ऑप्शन में सही हो गया बोथ 1 and 2, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं फ्रेंड्स अपना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हु अमंग द फॉलोइंग आर सर्विस वोटर्स विच आर एलिजिबल टू कास्ट देयर वोट आइदर थ्रू पोस्टल बैलेट और थ्रू प्रॉक्सी वोटिंग। इसमें बोला गया है कि इसमें कौन कौन से मतलब सर्विस वोटर हैं जो कि एलिजिबल होते हैं जो अपने वोट को पोस्टल बैलेट के थ्रू या फिर हमारा प्रॉक्सी वोटिंग के थ्रू डाल सकते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन में दे रखा है कि मतलब नॉन रेजिडेंट इंडियन जो INRI होते हैं वो होते हैं। सेकंड इसमें दे रखा है मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेज वो होते हैं। इसके अलावा दे रखा है इसमें इंडियन डिप्लोमेट्स होते हैं जो कि बाहर अब्रॉड में कहीं पोस्टिंग होती है उनके वो लोग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन पूछा गया है करेक्ट आंसर कौन सा, ठीक है। इसमें ऑप्शन दे रखा है 1 and 2, दूसरा दे रखा है 2 and 3, तीसरा दे रखा है 1 and 3 और चौथा दे रखा है 1 2 and 3। तो इसमें आंसर बताइए अपना।
देखिए फ्रेंड्स, इसमें बोला गया एनआरआई एलिजिबल नहीं होते कि वो अपना वोट पोस्टल बैलेट के थ्रू डालें या फिर प्रॉक्सी वोटिंग के थ्रू डालें, लेकिन इनकी बात चल रही है कि इनको भी एलिजिबल करना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये अभी एलिजिबल नहीं होते हैं, ठीक है। इसके अलावा मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेज तो ये एलिजिबल होते हैं। इसके अलावा इंडियन डिप्लोमेट्स जो कि बाहर किसी कंट्री में रह रहे हैं तो वो भी अपने वोट्स को पोस्टल बैलेट या फिर प्रॉक्सी वोटिंग के थ्रू डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा होगा फ्रेंड्स? इसमें ऑप्शन सी होगा बी 2 और 3, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं फ्रेंड्स अपना हम। विद रिस्पेक्ट टू द लोक अदालत, जो लोक अदालत होती है उनके रिस्पेक्ट में कुछ बातें कही गई हैं। पहला इसमें दे रखा है इट हैज़ बीन गिवन स्टैट्यूटरी स्टेटस, इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दे रखा है। किसके अंदर दे रखा है? लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के अंदर इसमें क्या दे रखा है? इसको हमको दे रखा है, हमने इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दे रखा है, ठीक है। सेकेंड इसमें दे रखा है द अवार्ड बाय द लोक अदालत इज नॉट बाइंडिंग एंड इट इज अपीलेबल, मतलब इसमें बोला गया कि जो लोक अदालत के डिसीजन होते हैं ना वो बाइंडिंग नहीं होते, उसको उसकी हम अपील कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड इसमें दे रखा है देयर इज नो स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन ऑफ प्रोसीजर लॉ लाइक द सिविल प्रोसीजर कोड एंड एविडेंस एक्ट बट असेसिंग द क्लेम बाय लोक अदालत। इसमें बोला कि जब भी लोक अदालत में डिसीजन होता है ना उसके लिए कोई मतलब स्ट्रिक्ट मतलब लॉ नहीं है कि आपको उसके अंदर ही काम करना है, इसके अंदर नहीं करना है, ठीक है। जैसे मान लो सिविल प्रोसीजर लॉ होता है, उस टाइम पर हमें एविडेंस चाहिए होते हैं, बहुत कुछ चाहिए होता है, तो इसमें कोई स्ट्रिक्ट लॉ नहीं है, ठीक है। इसमें पूछा था फ्रेंड्स करेक्ट क्या है, तो पहला ऑप्शन दे रखा है इसमें 1 और 3, दूसरा दे रखा है 2 और 3, तीसरा दे रखा है 1 और 2 है, चौथा दे रखा है 1, 2 और 3। तो मैं इसका आंसर फाइंड आउट कीजिए आप। देखिए फ्रेंड्स में पहला ऑप्शन दे रखा है ना कि ये मतलब हमारे लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट इसके अंदर बना था 1987, तो ये बात बिल्कुल सही है कि लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के अंदर ही बना था, ठीक है। तो ये पहला हमारा ऑप्शन सही हो गया। दूसरा से दे रखा है जो इनके जो डिसीजन होते हैं वो बाइंडिंग नहीं होते, तो ये बात गलत है, बाइंडिंग होते हैं उनके डिसीजन, ठीक है। तभी तो आपको पता है कि लोक अदालत क्यों बनाएंगे, लोक अदालत बनाएंगे ताकि हम कोर्ट के प्रेशर्स को कम कर सकें। तो अगर इनको अपीलेबल बना दिया गया तो फिर जाकर कोर्ट पर सारा बर्डन पहुंचना है एंड में जाकर, इसलिए इनको बाइंडिंग कर दिया गया है कि जिसको मन आता है वो यहाँ पे आए, लेकिन जो डिसीजन देगा फिर उन पर बाइंडिंग होंगे, ठीक है। तो ये वाला हमारा गलत हो गया कि बाइंडिंग नहीं है, वो बाइंडिंग होते हैं, ठीक है। थर्ड इसमें दे रखा है कि इसमें कोई स्ट्रिक्ट प्रोसीजर नहीं होता है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि इसमें कोई स्ट्रिक्ट प्रोसीजर नहीं होता है, इसमें केवल वो लोग वो समझते हैं जो उनको सही लगता है, तो मतलब वो कोशिश करते हैं कि कम से कम लॉ के थ्रू हम चीज़ों को संभाल पाएँ, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन फ्रेंड्स सही हो गया ए 1 और 3 ओनली, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं फ्रेंड्स हम अपने। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द नेशनल माइग्रेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। नेशनल माइग्रेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, उसके रिस्पेक्ट में क्या बातें सही हैं इसमें। पहला इसमें दे रखा है इट इज़ अ सेंटर ऑनलाइन रिपोजिटरी ऑन माइग्रेंट वर्कर्स, मतलब एक सेंट्रल ऑनलाइन रिपोजिटरी है जो कि किसके लिए? माइग्रेंट वर्कर्स के लिए। किस और डिजाइन का और क्यों डिजाइन की गई थी? तब जब उनका मूवमेंट हो रहा था ना, सीमलेस मूवमेंट हो रहा था स्टेट्स का अंदर। जब आपको पता है कि अभी लॉकडाउन लग गया था, उस टाइम पे जो माइग्रेंट्स थे वो जैसे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, बहुत ज़्यादा मूव कर रहे थे, तो उस टाइम पे से बनाया गया था। इसके अलावा बोला गया कि इट इज़ डेवलप्ड बाई नीति आयोग, जो नीति आयोग ने डेवलप किया है। और थर्ड इसमें देखा है फ्रेंड इट कैन बी यूज टू कॉन्टैक्ट फॉर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग मूवमेंट मॉनिटरिंग ड्यूरिंग कोविड-19। और जो कोविड-19 था ना उस टाइम पे इनको कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के मूवमेंट के लिए यूज़ किया जाता था कि मतलब ये कहाँ पे इनका मूवमेंट हो रहा है, तो उसके लिए इसको यूज़ किया जाता था, ठीक है। तो आप इसमें फ्रेंड्स पूछा गया कि इसमें हमारा करेक्ट कौन सा है, ठीक है। पहला इसमें दे रखा है 1 ओनली, दूसरा दे रखा है 2 और 3, सी दे रखा है 1 और 3, चौथा दे रखा है 1, 2 और 3। तो इसमें बताइए फ्रेंड्स में कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए फ्रेंड्स में पहला ऑप्शन दे रखा है कि सेंट्रल ऑनलाइन रिपोजिटरी है, तो ये बात बिल्कुल सही है। और जिस टाइम पे वर्कर्स माइग्रेंट करे थे उस टाइम पे से डेवलप किया गया था। सेकंड में दे रखा है इट इज डेवलप्ड बाय नीति आयोग, तो ये बात बिल्कुल गलत है फ्रेंड। नीति आयोग ने डेवलप नहीं किया, इसको डेवलप किया नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने, मतलब एनडीएम ने इसको डेवलप किया है, ठीक है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने, ठीक है। सेकंड और थर्ड इसमें दे रखा है कि इसमें थर्ड में पूछा गया कि जब कोविड-19 था ना उस टाइम पर ट्रेसिंग के लिए यूज़ किया रहा था, तो ये बात बिल्कुल सही है कि इस ऐप को इस रिपोजिटरी को ट्रेसिंग के लिए यूज़ कर रहे थे हम। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया? 1 और 3। तो 1 और 3 हमारे किस में दे रखा है? हमारा दे रखा है सी वाला ऑप्शन में, ठीक है। तो तुम्हारा सी ऑप्शन सही हो गया। अब देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑफिस ऑफ स्पीकर इन द लोकसभा। जो ऑफिस का स्पीकर होता है ना लोकसभा का, उसके रिस्पेक्ट में क्या बात है इसमें सही है, ठीक है। पहला इसमें दे रखा है द डेट ऑफ द इलेक्शन ऑफ द स्पीकर इज फिक्स्ड बाय द प्रोटेम स्पीकर। इसमें बोला गया है कि जो प्रोटेम स्पीकर है ना वो डिसाइड करता है कि स्पीकर किस दिन इलेक्ट होना है, ठीक है। सेकंड इसमें दे रखा है द स्पीकर बीइंग अ मेंबर ऑफ द रूलिंग पार्टी वैकेट्स हिज ऑफिस एज सून एज द लोकसभा इज डिसॉल्व। में बोला कि जैसे लोकसभा डिसॉल्व होती है वैसे ही हमारा जो हमारा स्पीकर है ना वो भी हट जाता है, ठीक है। इसमें हमसे पूछा गया फ्रेंड्स करेक्ट क्या है, ठीक है। पहले इसमें दे रखा है 1 ओनली, दूसरा दे रखा है 2 ओनली, तीसरा दे रखा है बोथ 1 और 2, चौथा दे रखा है नाइदर 1 नॉट 2। तो फ्रेंड्स बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है हमारा।
देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम देखते हैं तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन में दे रखा है कि जो डेट है ना इलेक्शन की, वो कौन डिसाइड करता है, वो प्रोटेम स्पीकर डिसाइड करता है। तो ये बात बिल्कुल गलत है फ्रेंड। प्रोटेम स्पीकर डेट को डिसाइड नहीं करता। जो इनकी इलेक्शन की डेट होती है ना, वो प्रेसिडेंट फिक्स करते हैं। कौन फिक्स करते हैं? प्रेसिडेंट फिक्स करते हैं, ठीक है। और सेकंड इसमें दे रखा है जो ये होते हैं रूलिंग पार्टी के होते हैं, और जैसे ही लोकसभा भंग होती है वैसे ही इनको भी हटा दिया जाता है। तो ऐसी भी बात बिल्कुल गलत है फ्रेंड। हमारा स्पीकर तब तक काम करता है जब तक कोई दूसरी लोकसभा चुनकर नहीं आ जाती है, ठीक है। तो उसके बाद उसके बाद ही हटते हैं अपनी पोस्ट से, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया। तो इसमें फ्रेंड हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें हमारा ऑप्शन सही होगा डी, नाइदर वन नॉर टू, ठीक है। डी वाला ऑप्शन, नाइदर वन नॉर टू। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं हम अपने। टू प्रोवाइड इंडिपेंडेंस टू जुडिशरी को इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करवाने के लिए द रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इज मेड एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। जो रिमूवल है ना सुप्रीम कोर्ट के जजेस का और हाई कोर्ट के जजेस का, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बना दिया गया है बाई द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया है। इन दिस कंटेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आकर है, पूछा गया कि इस कंटेक्स्ट में कौन कौन से ऑप्शन में सही है, ठीक है। प्लस में दे रखा है अ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कैन बी रिमूव ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर कैपेसिटी। से बोला गया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हाई कोर्ट है ना, उनको केवल मिसबिहेवियर और इसके अलावा इनकैपेसिटी के रेस्पेक्ट में ही हटाया जा सकता है, ठीक है। सेकंड इसमें दे रखा है अ मोशन कंटेनिंग द चार्जेस अगेंस्ट द जजेस मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द स्पेशल मेजोरिटी इन बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। जो इनको हटाने की जो मेजोरिटी चाहिए है ना, वो चाहिए स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है। और थर्ड इसमें दे रखा है नो हाई कोर्ट जज हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस सो फार। इसमें बोला गया कि इसमें कोई भी ऐसा अब तक जज नहीं है जो कि रिमूव हुआ है इस प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। इसमें फ्रेंड्स हमने ऑप्शन दे रखे हैं इसमें कि हमें पूछा गया करेक्ट किया है, ठीक है। पहला दे रखा है 1 and 2 ओनली, दूसरा दे रखा है 2 and 3, तीसरा दे रखा है 1, 2 and 3, चौथा दे रखा है 1 and 3 ओनली। तो फ्रेंड्स आपका सही आंसर बताइए आप। देखिए फ्रेंड्स, जो बात कही गई है ना कि चीफ जस्टिस जो होते हैं वो केवल मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी के लिए हटाए जाते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट है वो केवल मिसबिहेवियर के लिए और इनकैपेसिटी के लिए हटाए जाते हैं, ठीक है। सेकंड में देखा कि इनको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए हटाने के लिए, तो ये बात बिल्कुल सही है कि हाँ इनको अगर हटाना है तो आपको उनको हटाने के लिए स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है। और थर्ड ऐसा है कि नो हाईकोर्ट जज, अभी तक कोई भी ऐसा हाईकोर्ट जज नहीं है जो कि रिमूव हुआ है इस प्रोसेस से। तो हमारे इसमें ऑप्शन कौन सही होगा? इसमें ऑप्शन हमारा सही होगा सी, 1, 2 and 3, ठीक है। अब देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिवीजन ऑफ पावर्स ऑफ टैक्सेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। मतलब जो डिवीजन ऑफ पावर होता है ना, मतलब डिवीजन ऑफ टैक्सेशन होता है जो पावर को डिवाइड करने के लिए सेंटर और स्टेट के बीच में, उसमें हमारे रेस्पेक्ट में कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहला इसमें दे रखा है फ्रेंड्स द पावर ऑफ टैक्सेशन ऑन सब्जेक्ट इनुमरेटेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट लाइज एक्सक्लूसिव विद द पार्लियामेंट। जो भी टैक्सेशन की पावर है ना, जो कि कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, तो उसमें जो भी पावर है वो एक्सक्लूसिवली किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। मतलब पार्लियामेंट ही जो टैक्सेशन लगा सकती है, ठीक है। सेकंड इसमें दे रखा है द पावर टू इम्पोज टैक्सेस ऑन सब्जेक्ट नॉट इन एनी लिस्ट इज वेस्टेड विद द स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब बोला गया कि कोई भी ऐसा मैटर जिसके रिस्पेक्ट में कोई बात किसी भी लिस्ट में नहीं कही गई है, चाहे कॉन्करेंट लिस्ट हो, चाहे सब्जेक्ट लिस्ट हो, चाहे सेंट्रल लिस्ट हो, चाहे स्टेट लिस्ट हो, ठीक है। तो वो सारी पावर किसमें वेस्ट हो जाती है? स्टेट लेजिस्लेचर वेस्ट हो जाती है कि वो जो उसके लिए जो फिर टैक्सेशन की जो नियम बनाएगा वो बनाएगा स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। इसमें फ्रेंड्स पूछा जा रहा है कि इसमें करेक्ट कौन सा है, ठीक है। पहले इसमें देखा है 1 ओनली, दूसरा देखा है 2 ओनली, तीसरा देखा है बोथ 1 and 2, चौथा देखा है नाइदर 1 nor 2। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर बताइए आप। देखिए फ्रेंड्स पहला ऑप्शन जो दे रखा है ना कि जो कॉन्करेंट लिस्ट में टैक्सेशन की पावर होती है वो केवल और केवल पार्लियामेंट के पास में होती है, तो बात बिल्कुल गलत है। जो कॉन्करेंट लिस्ट के मैटर होते हैं ना, उसके लिए पावर दोनों के पास में होती है, स्टेट के पास में भी होती है और सेंटर के पास में भी होती है। इस फर्क इतना है कि जब दोनों ही लॉ एक मैटर पर बना देती है तो उस टाइम पे पार्लियामेंट की जो पावर है वो प्रिवेल होगी, ठीक है। सेकंड इसमें दे रखा है जो इसके अलावा सेकंड इसमें दे रखा है कि जो मैटर जो कि किसी भी लिस्ट में नहीं है उसके लिए जो रूल्स बनाने का अधिकार है वो किसके पास में? स्टेट लेजिस्लेचर के पास में। तो ये बात बिल्कुल गलत है फ्रेंड। जो वेस्टेड होता ही होता है पार्लियामेंट के पास। जो भी ऐसे सब्जेक्ट किसी भी लिस्ट में नहीं आते हैं वो सब पार्लियामेंट के हाथ में होते हैं कि पार्लियामेंट पे कैसे लॉ बनाती है, ठीक है। इसमें फ्रेंड्स हमारा सही हो गया बोथ 1 and 2, इसमें क्योंकि इसमें दोनों ऑप्शन गलत है, तो हमारा सॉरी डी वाला सही हो गया नाइदर 1 nor 2, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है नाइदर 1 nor 2। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं हम इसमें। जो बोला कि कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, एक तरह का मतलब एथनिक ग्रुप हैं जो कि न्यूज़ में इस टाइम चल रहे हैं। पहले इसमें देखा ओगी होर्स जो कि चाइना के हैं, दूसरा तरह का ओरोमो जो कि इराक के हैं, और इसमें तेरह देखा कुर्द जो कि इथोपिया के हैं। तो इसमें हमने पूछा क्या करेक्टली मैच कौन से है, क्या पूछा क्या करेक्टली मैच कौन से है। पहला देखा 1 ओनली, दूसरा देखा 2 and 3, तीसरा देखा 1 and 2, चौथा देखा 1, 2 and 3। तो फ्रेंड्स में सही आंसर बताइए आप। देखिए फ्रेंड्स पहला ऑप्शन तो दे रखा है ना एक होर्स चाइना की, ये बात बिल्कुल सही है। और ये न्यूज़ में क्यों है? ये न्यूज़ में इसलिए कि यूएस कांग्रेस है ना, उसमें मतलब सैंक्शन लगा दी थी चाइना के ऊपर, जो भी इन कम्युनिटी के लोगों को डिटेक्ट कर रहा था और उनका जो सर्विलेंस कर रहा था उस केस में हमारे जो यूएस कांग्रेस है ना उसने इन पर बैन लगा दिया गया था यहाँ के ऑफिशियल्स के लिए, जो कि इनको डिटेक्ट कर रहे थे या फिर इनको सर्विलेंस के थ्रू चेक कर रहे थे, ठीक है। तो ये हमारी न्यूज़ में इसलिए था। और किस जगह के? चाइना के हैं, ठीक है। सेकंड इसमें देखिए फ्रेंड्स
देखिए फ्रेंड्स सेकंड इसमें दे रखा है ओरोमो। तो ओरोमो हमारे किसके, ओरोमो इथोपिया के हैं, इथोपिया के। कहाँ के ओरोमो, ओरोमो हमारे हैं इथोपिया के। देखिए फ्रेंड्स इसमें ओरोमो कहाँ के, ओरोमो है इथोपिया के, ठीक है। तो डायरेक्टली मैच नहीं था। ये ओरोमो न्यूज में क्यों, हमारे ओरोमो न्यूज में इसलिए इथोपिया की जो बहुत मतलब इथोपिया के 100 पॉपुलेशन ये लोग बनाते हैं, और ये लोग जो लैंग्वेज है ना वो कोसिस्टिक लैंग्वेज बोलते हैं। इस टाइम पे इनके अंदर एक वेब चल रही है कि मतलब किस तरीके से इनको अपने रूल्स एंड प्रोसीजर्स बनानी है, ठीक है। इस वजह से इस टाइम में न्यूज़ में है। और थर्ड इसमें देखा है कि जो कुर्द हैं वो कुर्द कहाँ के हैं, तो कुर्द हमारे मिडिल ईस्ट के। कहाँ के हैं, मिडिल ईस्ट के, ठीक है। जैसे इराक टर्की वगैरह हो गया, तो इन जगहों के हैं। और ये न्यूज़ में क्यों है, ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि ये लोग ना मिडिल ईस्ट की बहुत बहुत बड़ी कम्युनिटी बनाते हैं, जिसमें इन लोगों की कोई मतलब स्पेशल डायलैक्ट भी नहीं है, कोई स्पेशल मतलब मेंशन चीज़ें भी नहीं है, कल्चर भी कोई स्पेशल नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग बहुत यूनाइट तरीके से रहते हैं, ठीक है। इस टाइम पे इस लेवल से न्यूज़ में चल रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा फ्रेंड्स मेजोरिटी इसके अलावा इसमें मेजोरिटी है फ्रेंड्स वो सुन्नी मुस्लिम्स के, ठीक है। तो इसमें हमारा ये वाला करेक्टली मैच नहीं था, क्योंकि ये वाला उल्टे तरीके से मैच था, ठीक है। ये वाला जो है ना आगे पीछे मैच था। ये वाला ओरोमो हमारे इथोपिया के हैं और कुर्स हमारे कहाँ के, इराक के हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं फ्रेंड्स अपना, द पावर टू अपॉइंट डिलिमिटेशन कमीशन। जो डिलिमिटेशन कमीशन होता है ना उसको अपॉइंट करने की पावर किसके हाथ में होती है, ठीक है। पहला इसमें तरह का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ में, दूसरा तरह का स्टेट इलेक्शन कमीशन के हाथ में, तीसरा तरह का प्रेसिडेंट के हाथ में, चौथा तरह का पार्लियामेंट के हाथ में, ठीक है। तो फ्रेंड्स पास का आंसर बताइए आप। देखिए फ्रेंड्स इसका आंसर है द प्रेसिडेंट, क्योंकि जो डिलिमिटेशन कमीशन होता है ना उसको अपॉइंट करने की पावर होती है वो प्रेसिडेंट के हाथ में ही होती है, ठीक है। पार्लियामेंट के हाथ में कोई पावर नहीं होती इस केस के में। इसमें फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द इलेक्शन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट। जो इलेक्शन होता है ना प्रेसिडेंट का, उसके रिस्पेक्ट में कौन कौन सी बातें सही हैं। पहला इसमें दे रखा है, तो वोटिंग इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज डन बाई ओपन बैलेट। जो वोटिंग है ना वो ओपन बैलेट के थ्रू होती है, किसके थ्रू होती है, ओपन बैलेट के थ्रू होती है, ठीक है। सेकंड इसमें दे रखा है, द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज हेल्ड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट पास्ट एंड वोट सिस्टम। तो सेकंड बोला गया है जो हमारा जो प्रोसीजर है ना फर्स्ट पास द वोट सिस्टम, तो उसके अकॉर्डिंग इसमें क्या होता है, इलेक्शन होता है। और थर्ड इसमें दे रखा है, नोटा का प्रोविजन नहीं है इस केस में, मतलब प्रेसिडेंट इलेक्शन होता है उसके केस में नोटा का प्रोविजन हमारा एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। इसमें फ्रेंड्स से पूछा था कि करेक्ट कौन सा है, ठीक है। पहला इसमें दे रखा है 1 and 3 ओनली, दूसरा दे रखा है 3 ओनली, तीसरा दे रखा है 1 and 2, चौथा दे रखा है 1, 2 and 3। तो फ्रेंड्स में सही आंसर बताइए आप। देखिए मैं इसमें पहला ऑप्शन तो दे रखा है ना कि इनका जो मतलब वोटिंग होती है वो ओपन बैलेट में होती है, तो बात बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स, सीक्रेट बैलेट में होती है इनकी वोटिंग। और इसमें सेकंड दे रखा है फर्स्ट पास्ट एंड पोस्ट सिस्टम लागू होता है, तो ये बात भी गलत है। फिर फर्स्ट पास्ट एंड पोस्ट सिस्टम लागू नहीं होता है इसमें लागू होता है हमारा प्रोपोर्शनल सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम लागू होता है, जो कि सिंगल ट्रांसफर लेवल वोट होता है। मतलब इसमें क्या है, इसमें फ्रेंड्स हर एक इंसान को वोट दिया जाता है, अपनी प्रायोरिटी डिस्कस की जाती है कि पहले हम प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं, सेकंड प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं, उसके बाद में हम लोग वोटिंग को काउंट करते हैं। पहले हम फर्स्ट प्रायोरिटी के लोगों को काउंट करते हैं, उसमें सेकंड प्रायोरिटी के लोगों को काउंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर क्या होता है, जो चुनकर आता है, जो जिसका 50% प्लस 1 वोट होता है, मतलब 50%, इस केस में ऐसा है कि 50% वोट होना ही चाहिए हमारा, तो जिनके पास में 50% प्लस 1 वोट होता है वही जीत जाता है। लेकिन हमारा जो वाला प्रोसेस है ना फर्स्ट पास्ट एंड पोस्ट सिस्टम, इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि हम लोग ने मतलब बहुत से लोगों को खड़ा कर दिया, तो उस टाइम में जो भी लोग चुनकर आएंगे, तो जो जिनके पास में मेजोरिटी होगी ना, जिनके पास में जो भी ज़्यादा लोग जिस तरह को चुनेंगे, तो वही हमारा क्या बन जाएगा, वही हमारा उस टाइम पर जीत जाएगा। चाहे फिर उसमें ये नहीं डिपेंड करता कि उसको वोटिंग है 50+1 होनी चाहिए, 50% प्लस 1 होनी चाहिए, ये डिपेंड नहीं करता, बस उसमें ये डिपेंड करता है कि मेजोरिटी किसको मिली है, ठीक है। तो फर्स्ट पास एंड वो सिस्टम हमारा होता है कि मेजोरिटी किसको मिली है। इसके अलावा हमारा जो ये वाला होता है ना प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफर वो सिस्टम, ये हमारा होता है कि इसमें हम लोग को बात होती है कि हम लोग को 50% प्लस 1 वोट चाहिए। फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको प्रायोरिटी डिस्कस करते हैं कि पहली प्रायोरिटी इसको है, सेकंड प्रायोरिटी इसको है, तो हम लोग फर्स्ट क्या करते हैं, फर्स्ट हम फर्स्ट प्रायोरिटी को चुनते हैं, उनको गिनते हैं, अगर उनमें से भी मतलब टाई हो जाता है मैटर, तो फिर हम सेकंड प्रायोरिटी को गिनते हैं, सेकंड प्रायोरिटी किसको मिली है उसके केस में, फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि कौन इसमें से जीता, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, तो हमें इसमें फ्रेंड्स हमारा कौन सा सही हो गया, फ्रेंड्स हमारा सही हो गया थर्ड, बी वाला ऑप्शन थर्ड ओनली, ठीक है, बी वाला ऑप्शन थर्ड ओनली। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट अडॉप्टेड द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन फॉर द इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा। इसमें बोला गया कि लोकसभा के लोगों के लिए ना कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं लगाया है, ठीक है। इसके अलावा लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए भी नहीं लगाया है, क्यों नहीं लगाया है, देखिए फर्स्ट दे रखा है डिफिकल्ट फॉर द वोटर टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिस्टम, ये इसलिए नहीं लगाया गया क्योंकि जो हमारे वोटर्स होते हैं उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा वो इस प्रोसेस को समझ पाएँ। सेकंड इसमें दे रखा है मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया विल लीड टू इंस्टेबिलिटी इन गवर्नमेंट। इसकी वजह से उसमें क्या मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज हो जाएंगी, इसकी वजह से क्या हो जाएगा,
गवर्नमेंट में इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। और थर्ड में देखा इट डिक्रीजेस द सिग्निफिकेंस ऑफ पार्टी सिस्टम। इसके अलावा थर्ड में देखा है कि मतलब जो पार्टी सिस्टम है ना उनकी जो सिग्निफिकेंस है वो डिक्रीज हो जाएगी, उनकी जो इंपॉर्टेंस है वो कम हो जाएगी, ठीक है। इसमें हमसे फ्रेंड्स पूछा जा रहा है कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ठीक है। इसमें पूछा जा रहा है करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा। पहला देखा 1 ओनली, दूसरा देखा 1 and 3, तीसरा देखा 1 and 2, चौथा देखा 1 2 and 3। इसमें आपको फ्रेंड्स सही आंसर बताना है अपना। देखिए फ्रेंड्स में दे रखा है ना डिफिकल्ट हो जाएगी वोटर्स के लिए प्रैक्टिस तो बहुत ज़्यादा बिल्कुल सही है। आपको पता है कि जो हमने ऊपर ही पढ़ा था कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि हमको प्रायोरिटीज देनी पड़ती है, पहली किसको दूसरी किसको। तो वोटर्स हमारे इस टाइम पे इतने लिटरेट नहीं है कि वो समझ पाएंगे प्रोसेसिंग क्या है, कैसे हमको वोट देना है, कैसे हमको प्रायोरिटी फिक्स करनी है, कैसे किसको किस तरीके से वोटिंग करनी है, कैसे वोट काउंट होंगे, कैसे वोट पर मेंटेन होगा कि कौन जीता है कौन नहीं जीता। तो इसलिए ये वाला प्रोसेस बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो वोटर्स को समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। सेकंड में दे रखा कि मल्टीपल पार्टिकल हो जाएंगे, तो आपको पता है कि हम लोग जब हर किसी पार्टी को हम लोग प्रायोरिटी पर रखेंगे, मतलब फर्स्ट दे रहे हैं सेकंड दे तो प्रायोरिटी तो दे ही रहे हैं ना। जब हमारा पोस्ट वाला सिस्टम होता है, पास्ट पोस्ट सिस्टम, उसमें क्या होता है, उसमें ये सिस्टम होता है कि हमको किसी एक को वोट देना है, ठीक है। हमको किसी को और दूसरे को नहीं चुनना, तो उसमें हम लोग एक को वोट देते हैं, बाकी सबको हरा देते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन इस वाले सिस्टम में क्या होता है, इस वाले सिस्टम में हमको प्रायोरिटीज देनी होती है। तो प्रायोरिटीज देनी होती है मतलब क्या, सबको प्रायोरिटी देंगे। और सबको प्रायोरिटी देंगे तो क्या होगा उस केस में, उनकी जो मल्टीपल है ना वो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी हो जाएंगे, मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज हो जाएंगी। तो इससे क्या होगा, इससे गवर्नमेंट में इनस्टेबिलिटी आ जाएगी। मान लो आज कोई नहीं जीतता है तो कल दूसरा बना के खड़ा हो जाएगा, दूसरा बना खड़ा होगा, फिर तीसरा बना खड़ा हो जाएगा परसों, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। और थर्ड में देखा कि इससे डिक्रीज हो जाएगी पार्टी की सिग्निफिकेंस। आपको पता ही है, तो मैंने आपको बताया अभी कि जब उन लोग को हर किसी को प्रायोरिटी मिलेगी तो सिस्टम की जो इंपॉर्टेंस है वो डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी। पार्टी की इंपॉर्टेंस डिक्रीज नहीं होगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा थर्ड वाला ऑप्शन गलत हो गया यहाँ पे। तो इसमें हमारा फ्रेंड्स ऑप्शन कौन सा है, इसमें हमारा ऑप्शन सही हो गया फ्रेंड्स 1 and 3 ओनली, बी वाला ऑप्शन में हमारा सही हो गया, ठीक है। सॉरी फ्रेंड्स 1 and 3 नहीं, 3 वाला तो गलत हो गया था, ठीक है। हमारे इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो गया 1 and 2 ओनली, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कंसिडर द फॉलोइंग, मतलब नीचे हमको पढ़ना है। पहला तरीका पावर टू गिव एडवाइस टू द प्रेसिडेंट, क्या पावर टू गिव एडवाइस टू द प्रेसिडेंट। सेकंड तरीका पावर टू एंटरटेन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है ना वो फ्रॉम द इंडिविजुअल के इंडिविजुअल डाला है, ठीक है। तीसरा तरीका पावर टू एंटरटेन रेट्स, जो रेट्स होती है उनको पावर उनकी पावर, ठीक है। इसमें बोला गया कि कौन इसमें विच ऑफ द एवम पावर इज कन्फर्ड टू द सुप्रीम कोर्ट बट इज नॉट एप्लीकेबल टू द हाई कोर्ट। इसमें बोला कि कौन सी ऐसी पावर्स है जो केवल सुप्रीम कोर्ट के पास में, हाई कोर्ट के पास में नहीं। देखिए फ्रेंड्स में पहला तरीका है ना कि मतलब एडवाइस देना प्रेसिडेंट को दिए फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट के पास में, हाई कोर्ट के पास में नहीं है। हाई कोर्ट कभी भी प्रेसिडेंट को एडवाइस नहीं दे सकता, ठीक है। सेकंड तरीका है कि जो हमारे PIL होती है ना उनको जो सॉल्व करना, एंटरटेन करना, उनको वो पावर हाई कोर्ट के पास में। तो ये बात बिल्कुल सही है कि हाई कोर्ट PIL को क्या करता है, एंटरटेन कर सकता है, ठीक है। और आज में देखा है कि रेट्स जारी कर सकता है, तो हाँ हाई कोर्ट रेट्स जारी कर सकता है। आपको पता है कि जो हाई कोर्ट का इस जगह पर जो हाई कोर्ट का सिनेरियो है ना वो सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फंडामेंटल राइट्स के केस में ही हमारा रेट जारी कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट किसी भी मैटर में रेट जारी कर सकता है, ठीक है। तो इस टाइम पर तो हमारा जो हाई कोर्ट की पावर है वो सुप्रीम कोर्ट से बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन फ्रेंड सही हो गया फर्स्ट ओनली। तो हमारे इसमें कौन सा ऑप्शन फर्स्ट ओनली दे रखा है, तो बी वाला ऑप्शन में केवल फर्स्ट ओनली दे रखा है, ठीक है। ये वाला बी वाला ऑप्शन में सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड इसमें देखिए हमारा विद रेफरेंस टू द जज ऑफ हाई कोर्ट, मतलब हाई कोर्ट के जज के लिए कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। उसमें कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहला दे रखा है डिस्टिंग्विश्ड जज ज्यूरिस्ट कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज हाई कोर्ट जज, किसी भी डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट को हम लोग हाई कोर्ट को जज नहीं बना सकते हैं, ठीक है। सेकंड में दे रखा है टू अपहोल्ड जुडिशियल इंडिपेंडेंस द कॉन्स्टिट्यूशन हैज फिक्स्ड द टेन्योर ऑफ द हाई कोर्ट। इसमें बोला गया कि मतलब जुडिशियल इंडिपेंडेंस को बनाए रखने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने हाई कोर्ट का टेन्योर ऑलरेडी फिक्स कर दिया, ठीक है। और थर्ड इसमें दे रखा है अ जज सब्सक्राइब टू एन ओथ और अफर्मेशन बिफोर द गवर्नर ऑफ द स्टेट, जो हमारी जज की ओथ है ना वो किसके सामने होती है, गवर्नर के सामने होती है, ठीक है। तो इसमें आपको फ्रेंड्स बताना है कौन सा इसमें सही है, कुछ आ रहा है इसमें करेक्ट कौन सा, ठीक है। पहला दे रखा है 1 ओनली, दूसरा दे रखा है 1 and 3 ओनली, तीसरा दे रखा है 1 and 2, चौथा दे रखा है 1 2 and 3। तो फ्रेंड्स आपको सही आंसर बताइए आप। देखिए फ्रेंड्स पहला ऑप्शन दे रखा है ना कि हम किसी भी डिस्टिंग्विश जज को हम लोग हाई कोर्ट का जज अपॉइंट कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि हम किसी भी डिस्टिंग्विश जज को क्या कर सकते हैं, हाई कोर्ट का जज अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स में सेकंड ऑप्शन देखिए कि सेकंड ऑप्शन में दे रखा है कि हम लोग के पास मतलब टेन्योर का फिक्सिंग दे रखी है हाई कोर्ट के जजेस को। तो ये बात बिल्कुल गलत है फ्रेंड, टेन्योर की फिक्सिंग नहीं दे रखी, क्योंकि इसमें ये कहा गया कि अगर वो 62 ईयर्स को हो जाते हैं तो वो उनको ऑफिस अपना क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें कहीं भी टेन्योर की हम लोग को फिक्सिंग नहीं हम लोग को नहीं देखने को मिलता है, ठीक है।
इसके अलावा इसमें थर्ड ऑप्शन में दे रखा है कि कोई भी जज है ना वो ओथ ऑफ अफर्मेशन लेता है गवर्नर के सामने। तो फ्रेंड्स ये बात बिल्कुल सही है कि गवर्नर के सामने ओथ ऑफ अफर्मेशन लेता है वो, ठीक है। हटाया किसके सामने जाता है, हटाया जाता है प्रेसिडेंट के सामने, लेकिन अपोथ किसके सामने लेगा, ओथ लेगा हमारे, मतलब अपॉइंट करेगा उसको गवर्नर, ठीक है। तो हमारे इसमें ऑप्शन सी हो गया 1 and 3, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन 1 and 3 है, बी वाला ऑप्शन दे रखा है 1 and 3, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा है फ्रेंड्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूनियन कैबिनेट कमिटीज आर करेक्ट। इसमें बोला गया है कि जो यूनियन कैबिनेट कमिटीज़ है ना उनके रिस्पेक्ट में क्या चीज़ सही है इसमें, ठीक है। पहला इसमें दे रखा है फ्रेंड्स द डिसीजन मेड बाई देम आर बाइंडिंग ऑन द कैबिनेट। जो डिसीजन होते हैं ना जो कि ये देती हैं वो बाइंडिंग होते हैं कैबिनेट पे। सेकंड में दे रखा है देयर मेंबर्स आर ड्रॉन ओनली फ्रॉम द कैबिनेट मिनिस्टर। और जो इसके मेंबर्स होते हैं ना वो केवल केवल कैबिनेट मिनिस्टर्स के होते हैं, ठीक है। इसमें फ्रेंड्स हमसे पूछा जा रहा है करेक्ट कौन सा है, क्या पूछा जा रहा है करेक्ट कौन सा है। पहला इसमें दे रखा है 1 ओनली, दूसरा दे रखा है 2 ओनली, तीसरा दे रखा है बोथ 1 and 2, चौथा दे रखा है नाइदर 1 nor 2। तो फ्रेंड्स सब आप इसका सही आंसर बताइए इसमें। देखिए फ्रेंड्स में पहला ऑप्शन दे रखा है ना डिसीजन मेड बाई देम आर बाइंडिंग ऑन द कैबिनेट। तो ये बात बिल्कुल गलत है, उनका नीचे बाइंडिंग नहीं, उनका जो डिसीजन होता है बाइंडिंग नहीं होता है, एडवाइजरी होता है। वो एडवाइस देते हैं, मानना है नहीं मानना वो कैबिनेट के हाथ में होता है। और सेकंड में दे रखा है कि कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं केवल, इसमें मेंबर्स ऐसा नहीं है, कैबिनेट मिनिस्टर नहीं होते और भी लोग होते हैं जो उसके मेंबर बन सकते हैं, ठीक है। तो इसमें फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन होगा नाइदर 1 nor 2, ठीक है। अब चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं हम अपने। कंसिडर विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स मेक इलेक्शन इन इंडिया फ्री एंड फेयर। इसमें कौन कौन से ऐसे फीचर्स है जिसने इलेक्शन को ईजी बना दिया गया है, ठीक है, फ्री और फेयर बना दिया है। पहला इसमें दे रखा है यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज, सेकंड इसमें दे रखा है इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर एंड थर्ड इसमें दे रखा है यूज ऑफ वीवीपैट इन द वोटिंग प्रोसेस, ठीक है। तो फिर इसमें पहला हमसे पूछा गया करेक्ट आंसर इसमें क्या है, ठीक है। पहला दे रखा है 1 and 2 ओनली, दूसरा दे रखा है 1 and 3 ओनली, तीसरा दे रखा है 2 and 3 ओनली, चौथा दे रखा है 1, 2 and 3। तो फिर इसमें सही आंसर बताना है आपको। देखिए फ्रेंड्स इसमें बोला गया है कि इसमें तीनों ही बातें सही हैं, तीनों ही बातें इसमें क्या है सही हैं कि यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज आपको पता है सबको जब वोट देने का अधिकार है तो हर प्रकार का मेंबर आएगा इसमें जो वोट देगा तो अपने अपने इलेक्शन के अपने अपने नजरिए से वो हर इंसान को वोट देगा, ठीक है। तो उसका अकॉर्डिंग क्या होगा, उसका अकॉर्डिंग हमारे जो इलेक्शन होंगे वो भी फ्री एंड फेयर होंगे। वरना हम लोग कास्टिंग वगैरह इसमें प्रमोट करते तो उस टाइम पे क्या होता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो पाते, ठीक है। इसके अलावा इंडिपेंडेंस इलेक्शन कमीशन की जरूरत भी सही है। अगर इलेक्शन कमीशन का इंडिपेंडेंस नहीं होता है इलेक्शन कमीशन प्रेशर में आकर काम करेगा, प्रेशर में आकर काम करेगा तो जो रूलिंग पार्टी जाता है उसके जीतने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं, ठीक है। और उसमें लगा वीवीपैट, तो आपको पता है वीवीपैट एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसको कभी भी मतलब बहुत सही और बहुत सही डिसीजन देती है, क्योंकि आपको पता है कि इसमें जो पर्ची वगैरह होती है वो निकल के बाहर नहीं आ पाती, उसके अंदर चली जाती है, तो किसी को पता ही नहीं चलता कि किसको वोट दिया गया है। तो इससे हमारे जो वोटर्स है ना उनकी सिक्योरिटी बनी रहती है, ठीक है। तो इस केस में क्या है, इस केस में हमारा वीवीपैट वाला भी ऑप्शन सही है। तो इसमें हमारे 1, 2 एंड 3 दोनों ही तीनों ही ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट विद रेफरेंस टू द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन द पंचायत एज प्रोवाइडेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें बोला गया जो रिजर्वेशन होती है ना सीट्स की जो कि पंचायत में उसके रिस्पेक्ट में इसमें कौन कौन सी बातें इसमें सही बोली गई हैं, ठीक है। पहला दे रखा है सीट्स ऑफ SC/ST, सीट्स ऑफ SC/ST आर टू बी रिजर्व इन एवरी पंचायत इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन टू द टोटल पॉपुलेशन इन द पंचायत एरिया। मतलब बोला गया कि जो SC/ST सीट है ना वो उनके पॉपुलेशन अकॉर्डिंग वहाँ के कर दी जाती है, रिजर्व कर दी जाती है, ठीक है। सेकंड फ्रेंड्स में दे रखा है ऑफ द सीट्स रिजर्व फॉर द SC/STs नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द सीट आर टू बी रिजर्व फॉर वुमेन बिलोंगिंग टू रेस्पेक्टिव कैटेगरी। में बोला गया है कि जो SC/ST की सीट फिक्स की जाएंगी ना उसमें 1/3 भी क्या होंगी वुमेन्स होंगी, ठीक है। और में दे रखा है द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट कैन मेक एनी प्रोविजन, जो हमारा स्टेट है ना वो प्रोविजन बना सकता है किसके रिजर्वेशन के लिए पंचायत में, किसके लिए बैकवर्ड क्लासेस के लिए, ठीक है। मतलब बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन देना तो उसके लिए स्टेट हमारे क्या बना सकता है, लॉ बना सकता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स से पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। पहला दे रखा है इसमें 1 ओनली, दूसरा दे रखा है 2 and 3 ओनली, तीसरा दे रखा है 1 and 3 ओनली, चौथा दे रखा है 1, 2 and 3। तो फ्रेंड्स में आपको सही आंसर बताना है। देखिए फ्रेंड्स इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है ना कि SC/ST के लिए सीट रिजर्व होती है। बात बिल्कुल सही है कि SC/ST के लिए सीट रिजर्व होती है, ठीक है, पंचायत में जो कि डिपेंड किस पर करते हैं उनकी पॉपुलेशन पर डिपेंड करती है, ठीक है। इसमें दे रखा है जो SC/ST के लिए सीट रिजर्व होती है उसमें से 1/3 किसके लिए होती है, वुमेन्स के लिए होती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। इसमें थर्ड दे रखा है फ्रेंड्स कि जो बैकवर्ड क्लासेस है ना उनके लिए रिजर्वेशन के लिए हम लोग क्या जो स्टेट लेजिस्लेचर है प्रोविजन बना सकती है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि इस टाइम पर उनको रिजर्वेशन नहीं दिया जाता है, लेकिन अगर स्टेट लेजिस्लेचर चाहे ना तो इलेक्शन में उनको रिजर्वेशन दे सकती है पंचायत में, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सी होगा फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन सी होगा D 1, 2 and 3, ठीक है। नेक्स्ट में फ्रेंड मूव करते हैं नेक्स्ट में हम लोग द कमिटी कमीशंस वॉज फॉर्म टू एग्जामिन थॉरोली द वेरियस इशूज इन सेंटर स्टेट, मतलब सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए जो हमारे जो इशूज होते हैं उनको उनकी देख रेख करने के लिए। इट रिकमेंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल, इसने एक इंटर स्टेट काउंसिल बनाई थी जो कि आर्टिकल 263 के अंतर्गत आती थी। तो मतलब किसने रिकमेंड किया था इसको, जैसे पहला दे रखा है सो फ्रेंड्स हमारा पुंजी कमीशन ने, दूसरा दे रखा खुसरो कमीशन है, तीसरा दे रखा फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन मतलब ARC बोलते हैं ना हम लोग, फर्स्ट ARC की रिपोर्ट बोलते हैं हम लोग जो पढ़ते भी हैं हम लोग, तो वो उन्होंने, या तीसरा चौथा देखा सरकारी कमीशन है, ठीक है। तो इसमें आपको फ्रेंड्स सही आंसर बताना है।
देखिए फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन देखा ना जो इंटर स्टेट काउंसिल वाला, जो कि हमारा पुंजी कमीशन। तो देखिए फ्रेंड्स, पुंजी कमीशन हमारा सेटअप हुआ था 2007 में। कब? 2007 में। और इंटर स्टेट काउंसिल कब बन गई थी? तो 1990 में ही बन गई थी। तो ठीक है फ्रेंड्स, वाला ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। आपको दिख रहा है साफ साफ कि जब 2007 को डिस्कस डेवलप हुआ तो उसकी रिकमेंडेशन तो मिलेगी नहीं किसी चीज़ को बनाने के लिए, ठीक है। सेकंड में देखा खुशरो कमेटी। तो खुशरो कमेटी से रिलेटेड ही नहीं है। खुशरो कमेटी किससे रिलेटेड है? खुशरो कमेटी रिलेटेड है एग्रीकल्चर रिव्यू कमेटी से, मतलब ये एग्रीकल्चर की रिव्यू कमेटी थी, ठीक है। थर्ड में देखा फर्स्ट ARC रिकमेंडेशन, तो हाँ इसने रिकमेंडेशन दी, इसके आधार पर इसको बनाया गया था। और फोर्थ में देखा मैं फ्रेंड्स सरकारी कमीशन, तो इसकी रिकमेंडेशन भी नहीं दी। इसकी रिकमेंडेशन में मतलब इसकी रिकमेंडेशन में नहीं दिया गया, हमारी जो फर्स्ट ARC थी उसकी रिकमेंडेशन में इसको किया गया, ठीक है। तो हमारा इसका ऑप्शन सही होगा फ्रेंड्स में हमारा सी। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे 25 क्वेश्चन, फर्स्ट 25 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट होते हैं। तो अगर फ्रेंड्स आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स कल हम इसके आगे का चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसमें हम अपने नेक्स्ट 26 से लेकर 50 क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।